देखिए आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है कि इस चैप्टर से कई प्रैक्टिकल है। एक आपका मीटर ब्रिज वाला प्रैक्टिकल है, मीटर ब्रिज की सहायता से किसी दिए गए तार का प्रतिरोध या फिर उसकी प्रतिरोधकता निकालना। दूसरा विभव मापी के दो प्रैक्टिकल है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना और दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इसलिए और बढ़ जाता है कि इससे वाइवा का क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। लगभग एक प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में इससे मिलना ही मिलना है 3 में से, और जब एक प्रैक्टिकल मिलेगा तो वाइवा भी फिर वो आपका होना है। इसलिए इस चैप्टर को बड़ी बारीकी से और सावधानी से आप पढ़िए और तैयार करिए। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। और विद्युत धारा को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम समझते हैं चालक, अचालक, अचालक या पराविद्युत पदार्थ भी बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक और अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इनको कई तरीके से डिफाइन करते हैं हम। हालांकि केवल चालक और अचालक की बात की जाए तो इनको 11th क्लास में भी डिफाइन किया था, लेकिन वो हीट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया था आपने। उसमें ऊष्मा के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन किया था कि ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह हो जाए वो चालक होते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक या अचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा के रेस्पेक्ट। और 14वें चैप्टर में आप बात करोगे ऊर्जा बैंड के रेस्पेक्ट में, यानी वहां पर आप चालक, अचालक और अर्धचालकों को एनर्जी बैंड के आधार पर क्लासिफिकेशन करोगे, और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर ये कभी नहीं पूछेगा तुमसे कि चालक क्या है, चालक क्या है, ये तो बस आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। लेकिन वहां पर तुमसे जरूर पूछेगा कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए या चित्र बनाकर के उनको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि भाई हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहां जो बात की जा रही है वो विद्युत धारा के रेस्पेक्ट में की जा रही है। इसका मतलब चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। अब बात ये आती है कि अगर बात तुम सॉलिडों की कर रही हो तो सॉलिडों में विद्युत धारा का प्रवाह कराने वाला रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, और वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ चालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही उसमें से विद्युत धारा का या फिर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। दूसरा अचालक या पराविद्युत, यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न के समान होती है या फिर कहिए नहीं होती है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी तो न तो इसमें आवेश का प्रवाह होता है और न विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तीसरा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। हालांकि सेमीकंडक्टरों को हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर केवल इन दोनों की बात करते हुए आगे विद्युत धारा पे हम आ जाएंगे। लेकिन 14वां जो चैप्टर है आगे चल के वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ही चैप्टर है, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि सेमीकंडक्टर का मतलब है जिनकी चालकता चालकों से तो कम हो और कुचालकों या अचालकों से ज्यादा हो, उसको कहते हैं अर्धचालक। और आप लोगों ने 10th में पढ़े भी होंगे कि 2 अर्धचालकों के नाम तो सिलिकॉन और जर्मेनियम करके 2 अर्धचालक आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखे। अब हम बात करते हैं परावैद्युत। परावैद्युत भी अचालक ही होते हैं। उसमें ये और कह देते हैं कि अगर आप एक बाहरी विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दोगे तो उसके किनारों पर आवेश दिखने आपको लग जाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लग जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारी चालक, अचालक और अर्धचालक की। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा जो टॉपिक है ये भी आप लोग पहली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी चालक के अंदर। अब चालक में अगर बात आ जाए तो थोड़ा सा और समझिए चालक को, क्योंकि अब जो काम होना है वो चालकों में ही होना है। तो चालक का मतलब जितनी भी हमारी धातुएं हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, वो सब चालक होते हैं। और सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी सर्वोत्तम चालक है। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जब चांदी जो है सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक है, तो फिर तो तार वगैरह हमें चांदी की बनानी चाहिए। ठीक है भाई, तारों को किसका बनाना चाहिए? चांदी का। लेकिन तार चांदी के क्यों नहीं बनाती? क्योंकि चांदी बहुत कॉस्टली है।
कॉपर वायर की तो बड़े, कॉपर को छोड़ो, एल्यूमिनियम की वायरों की चोरी हो जाती है। ठीक है, अगर सिल्वर वायर लगा दिए, चांदी के तार लगा दिए, तो फिर तो आदमी और काम धंधे छोड़ करके चोरी करना ही शुरू कर देंगे बस। ठीक है ना, तो इसलिए उसके बाद में कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, तो इसीलिए एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का यूज किया जाता है। कॉपर भी हालांकि कॉस्टली होता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। आपने देखा होगा, आप जब मार्केट जाते हैं तो कहते हैं पंखे की मोटर किस वायर की है, कॉपर वायर की है, कहीं एल्यूमिनियम की तो नहीं है। तो कॉपर वायर वाली जो मोटर होती है उसको अच्छा माना जाता है, वो भारी भी होती है, हैवी होती है। कॉपर की डेंसिटी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, और मानव शरीर भी क्या है, चालक है। हमारे अंदर होकर के भी क्या होती है, विद्युत प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए तो हमें शॉक लगता है, करंट लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या है? लगातार आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो किसी भी चालक से होकर के आवेश का प्रवाह हो रहा है और लगातार आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो आवेश के प्रवाह की दर की, तो नॉर्मल बात करें तो I = Q/T, ये हमारी विद्युत धारा हो गई। और अगर आप इसकी मात्रक की बात करोगे तो मात्रक इसका हो जाएगा आवेश का कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर। और वास्तव में एम्पियर ही इसका प्रचलित मात्रक इसलिए और है क्योंकि विद्युत धारा एक मूल राशि है। जो 11वीं क्लास में आपने मूल राशियां पढ़ी थी, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तो वो जो 7 मूल राशियां आपने पढ़ी थी उसमें से एक नाम विद्युत धारा का भी था। और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर है वो क्या होता है, मूल मात्रक होता है। और मूल मात्रकों को ही अगर हम नोटेशन के फॉर्मेट में दिखा दें तो वो विमा बन जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आवेश की विमा आपने निकाली थी तो कहीं ना कहीं वो एम्पियर यानी विद्युत धारा की विमा ए के पदों में ही उसकी आवेश की विमा को निकाला जाता है। तो विद्युत धारा की जो विमा हो गई वो ए हो गई। कुछ बुकें ऐसी भी हैं जहां पर विद्युत धारा की विमा को आई के रूप में भी लिखा गया है, तो उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिलाकर के लगातार आवेश के प्रवाह की दर को आप क्या कहते हो साहब, विद्युत धारा। अब यहाँ विद्युत धारा की बात जब आती है तो विद्युत धारा को 2 तरह से परिभाषित आप कर सकते हो। एक औसत विद्युत धारा, जब बात औसत की आ जाए, औसत विद्युत धारा, तो औसत का मतलब होता है अगर आप आई एवरेज निकालना चाहते हो तो ये हो जाता है कुल आवेश यानी डेल्टा क्यू बटे कुल टाइम, या इतने समय में और इतना आवेश प्रवाहित हुआ है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको आप कह दोगे औसत विद्युत धारा। और फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है उसमें तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक विद्युत धारा। ये शब्द आप लोगों ने 11वीं में अच्छी तरह से पढ़ा था। तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, क्या मतलब होता था इसका, एट एनी टाइम। जैसे वहां पर तात्क्षणिक चाल की बात की जाती थी, तो आप लोग स्कूटी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, तो उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है, और अगर तुमसे कोई कहे कि इस समय क्या चाल है, तो उसी समय तुम उसमें देखोगे और तुरंत बता दूं कि ये वाली चाल है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे, आप उसको लगातार एक्सीलरेट कर रहे हो या रिटार्ड कर रहे हो, तो चाल बदल जाएगी। तो एट एनी टाइम जो चाल निकालते थे वो तात्क्षणिक चाल होती थी। ऐसे ही अगर तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात आ रही है तो तात्क्षणिक विद्युत धारा का मतलब है एट एनी टाइम, इस समय कितनी विद्युत धारा है, समझ गए ना। तो वो जो धारा का मान होगा उसको कहेंगे तात्क्षणिक विद्युत धारा। और इसके लिए होता क्या था, जो टाइम होता है औसत में वो अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं, उसको 0 की ओर अग्रसर कर देते हैं। इसका मतलब इसके लिए हम सिर्फ क्या कर देते हैं, I = लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो और आप इसे हटाना चाहें तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। इसका मतलब फिर उसको लिखा जा सकता है dq/dt। तो इस तरह से तात्क्षणिक धारा निकालने के लिए आप केवल आवेश का टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया करोगे, डिफरेंशियल कर दिया करोगे। एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, मान लीजिए आपने ले लिया कि भाई किसी चालक में से होकर के जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो समय का फंक्शन है 3t² + 2t + 5। ये है आवेश जो है वो समय का फलन है और इस तरह से उस पर निर्भर कर रहा है टाइम पे। और अब तुमसे कहा जाए कि t देखिए 2 चीजें कई तरह से पूछ सकता है वो। अगर वो कहे कि प्रारंभिक धारा बताओ
और प्रारंभिक शब्द आ जाए इसका मतलब टाइम जीरो की बात कर रहा है, इनिशियल टाइम की बात कर रहा है। और प्रारंभिक का मतलब टाइम जीरो पर एक तो आई निकालना चाहता है, और फिर कहे t इक्वल टू 2 सेकंड पे या 1 सेकंड पे धारा बताइए, इसका मतलब t इक्वल टू 1 सेकंड पे आई की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप आई निकालिए, तो आई निकालोगे तो आप कर दोगे इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dq ओवर dt। और मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं डिफरेंशियल, क्योंकि अब आप लोग तो अच्छी तरह से डिफरेंशियल करने लग गए हो। तो 3 और t स्क्वायर का 2t, तो ये हो जाएगा 6t और प्लस 2, t का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया। तो ये और dq ओवर dt को आई लिखते हैं हम, तो i इक्वल टू हो गया 6t प्लस 2। तो ये तो इंस्टेंटेनियस करंट आ गई। लेकिन अब अगर कहता है कि इतने समय पे बताओ, वो कहता है प्रारंभ में बताओ, तो इसमें t इक्वल टू 0 लगा दो, तो प्रारंभ में i इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर। और t इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालना चाहते हो तो i इक्वल टू आ जाएगा 6 गुणा 1 प्लस 2 यानी 8 एम्पियर। तो इस तरीके से आप जो है तात्क्षणिक विद्युत धारा निकाल सकते हैं। अगर औसत विद्युत धारा की बात आएगी तो वो फिर ये कहेगा कि इतने समय में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चन और आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वो क्वेश्चन ये है, उसमें कहीं ना कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करने लग जाता है। अब वास्तव में तो विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही है, तो कोई देखिए ये कंफ्यूजन अपने माइंड से थोड़ा सा निकालिए आप लोग कि विद्युत धारा तार में जा रही है तो कोई अलग से कोई चीज नहीं आती है तार के अंदर। आपके घर में या फिर आपने लाइनों पे देखा तार पहले से लगा हुआ है वहां पे, ऐसे नहीं है कि विद्युत धारा आने का मतलब कुछ और चीज आ गई है, बल्कि उनके अंदर जो पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। बस विद्युत धारा का मतलब ये है। इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब आवेश का प्रवाह होना शुरू हो गया। तो आवेश का प्रवाह किसकी वजह से हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इसलिए जब भी हमें आवेश की जरूरत पड़ जाए तो Q की जगह पे हम Ne फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर विद्युत धारा की बात करोगे तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो I इक्वल टू Ne अपॉन T, या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं Ne इक्वल टू IT, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। इस फॉर्मूले को आप कब लगाएंगे? जब आवेश की बात नहीं कर रहा है बल्कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको बता दी, ये एग्जांपल बुक में कहीं ना कहीं आपको मिल भी जाएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई चालक है और चालक के किसी क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, वो ये पूछना चाहता है आपसे। मान लीजिए ये कोई चालक है, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक चालक है और चालक का ये मान लो आपने एक क्षेत्रफल ले लिया और वो कह रहा है इस क्षेत्रफल से प्रति सेकंड का मतलब टाइम दे दिया उसने 1 सेकंड, और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो जानना चाह रहा है। जबकि उसमें जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तो I की वैल्यू भी उसने दे दी है 1 एम्पीयर। यानी क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि एक तार है और तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताइए उसके किसी भी एकांक क्षेत्रफल से या क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉनों की बात करें तुरंत तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि Q इक्वल टू Ne लगाना है। अब अपने आप समझ जाओगे। तो आप वैसे होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा IT, और Q की जगह पे आप Ne लगा दोगे तो Ne इक्वल टू IT, और हमें N निकालना है तो IT अपॉन E। अब वैल्यू लगा दीजिए आप। I की वैल्यू 1 एम्पीयर, टाइम 1 सेकंड, और E होता है 1.6 × 10⁻⁸ 90 कूलम। और विद्युत धारा आपकी एम्पीयर में लगाई है, इसलिए ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर में आने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे सॉल्व करोगे तो 10⁻⁹ ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 इधर ले लूं तो 10/16 यानी 1 पॉइंट है, तो इसे घटाएंगे तो 0 आ जाएगी, और इनटू 10 की पावर बचेगा 18। 16 तो 6.25 × 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरेंगे, कम नहीं है। 10 की पावर 18 का मतलब जानते हो, 1 के सामने 18 जीरो, इसका मतलब ये एक छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो प्रति सेकंड उससे इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। क्लियर भाई? तो ये हमारा हो गया चालक, अचालक, अर्धचालक, विद्युत धारा। और विद्युत धारा के तीनों फॉर्मेट के, विद्युत धारा नॉर्मल क्या है, औसत क्या है और तात्क्षणिक क्या है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से उसको कैसे रिलेट किया जाता है। यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब बात आती है कि भाई विद्युत धारा कैसी राशि है। ये क्वेश्चन अपने आप में अलग बन जाता है कि भाई विद्युत धारा जो है वो कैसी अदिश राशि है या सदिश राशि है। और उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा विद्युत धारा की दिशा। तो पहले हम विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करें। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए भाई, विद्युत धारा की जो दिशा है, वैसे ये एक्चुअल में क्या है, विद्युत धारा को एक पॉजिटिव की तरह लिया गया है, क्योंकि विद्युत धारा से आप कोई भी वर्क कर सकते हो। आप विद्युत धारा या बिजली प्रवाहित करके किसी भी मोटर को चला सकते हो, आप मोटर चला करके पानी उठा सकते हो, आप मोटर चला करके चक्की चला सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप किसी भी काम में यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन जब आप एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मान लो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये चालक है, और इसके साथ आपने एक बैटरी लगा दी है, प्लस और ये माइनस, और विद्युत धारा को आप दिखा रहे हो कि प्लस से ऐसे करके विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, इस तरह से। लेकिन वास्तव में विद्युत धारा है क्या चीज, उसको कहते हो आवेश के प्रवाह की दर, और वो आवेश है धनावेश, ऋणावेश नहीं है। यानी आप कहते हैं धनावेश के प्रवाह की दर। अब समस्या कहां है? समस्या ये है कि चालक के अंदर धनावेश जैसा प्रवाहित करने वाली कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि चालक के अंदर धनावेश होता है प्रोटोनों की वजह से, और प्रोटोन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर की जो चीजें होती हैं वो कभी भी मूव नहीं करती। इसका मतलब प्रोटोन कभी भी चालक के अंदर मूव नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी चालक के अंदर मूव नहीं कर सकता। और आप कह रहे हो कि धन आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब क्या किया जाए? मूव कौन करता है? मूव केवल करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको आप मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, केवल वो मूव करता है। इसका मतलब वास्तव में मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ले लूं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? भाई ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इस नेगेटिव से ये रिपल होगा या फिर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा, जबकि विद्युत धारा इधर जा रही है। तो ये केवल मान लिया गया है। मूव कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन। केवल ये मान लिया गया है कि विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, केवल मान लिया गया है। समझ गए ना बात को? क्यों मान लिया गया? क्योंकि आप परिभाषा कह रहे हो धनावेश के प्रवाह की दर, तो बस ऐसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब कह देते हैं कि धनावेश इधर जा रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। इसलिए जब धारा की दिशा की बात आती है तो आप कह सकते हो, या तो अगर बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो तो कह सकते हो प्लस सिरे से और किधर माइनस सिरे की ओर। लेकिन प्लस से माइनस सिरे का मतलब ये नहीं है कि सेल के अंदर कह रहा हूं प्लस से माइनस, बल्कि बाहर के सर्किट की बात कर रहे हैं। या फिर जो कंडक्टर दे रहे हैं उसका पॉजिटिव सिरा कौन सा हो गया, नेगेटिव सिरा कौन सा हो गया, उसकी बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा जो है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है। सेल के अंदर की बात नहीं की जा रही है। दूसरी बात, या तो आप कह सकते हो पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर, या फिर आप क्या कह सकते हो, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। आप कह सकते हो सेकंड पॉइंट, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, ये कह सकते हो आप। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि धनावेश तो इसके अंदर प्रवाहित होता ही नहीं है, केवल उससे तो क्या माना गया है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके विपरीत मान लेते हैं कि धनावेश इधर होगा। इसका मतलब तो फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो मेन बात तो जो है वो ये बात है कि विद्युत धारा की जो दिशा ली जाती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में ली जाती है। अब फिर आप उसको ये कह सकते हो कि धनावेश की जिधर प्रवाहित हो उस दिशा में कह सकते हो। हालांकि देखिए,
ये अगर बात आ रही है, ये सॉलिड की बात आ रही है, सॉलिडों के अंदर होता है केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बात अगर लिक्विडों की आ जाए, लिक्विड का मतलब है जब आप सेल लेते हैं तो बहुत सारे सेल तो ऐसे होते हैं उनके अंदर जो केमिकल भरा होता है वो ड्राई फॉर्मेट में होता है, और बहुत सारे सेल ऐसे भी होते हैं उनके अंदर जो एक तरह से हमारा सॉल्यूशन होता है या केमिकल होता है वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है। तो उनमें आयंस होते हैं, और आयन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब वहां पर धनावेश भी मूव करता है और ऋणावेश भी मूव करता है। लेकिन जब बात कंडक्टर की जा रही है तो कंडक्टर के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बात समझ आ रही है ना? ऐसे ही सेमीकंडक्टर की बात करें, अर्धचालकों की बात करें, उसको आप डिटेल में 14वें चैप्टर में चल के पढ़ोगे। वहां भी 2 तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल और होता है, और इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है नेगेटिव चार्ज कैरियर और होल को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। लेकिन विद्युत धारा दोनों की वजह से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। लेकिन कंडक्टर के अंदर केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वहां पर अगर विद्युत धारा की दिशा की बात आएगी तो आप यही कहोगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। और ऐसा मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विपरीत दिशा है तो वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। हालांकि वहां की कोई धन आवेश जैसी कोई चीज वहां प्रवाहित नहीं हो रही है, बस उसका उल्टा करके मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप विद्युत धारा की दिशा को समझ सकते हैं। अब आपने क्या देखा कि भाई विद्युत धारा के अंदर तो क्या, जैसे 5 एम्पियर विद्युत धारा कही आपने, तो 5 एम्पियर तो क्या हो गया उसका परिमाण। ये 5 एम्पियर तो परिमाण आ गया। इधर दिशा को आपने यहां बता दिया, और उधर आपने 11th में सदिश और अदिश राशियों को पढ़ा था, सदिश और अदिश। और उसमें आपने क्या पढ़ा था कि भाई सदिश किसको कहते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो जाए। इसका मतलब इसमें परिमाण भी होता था और दिशा भी होती है, और अदिश उनको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि परिमाण किसको कहते हैं। परिमाण जैसे 5 एम्पियर ये परिमाण है, इसका मतलब परिमाण के अंदर होता है आंकिक मान और एक होता है मात्रक। इसका मतलब आंकिक मान और मात्रक मिलकर के परिमाण बनाते हैं। अब आप कहोगे इस हिसाब से अगर थोड़ा सा तुम्हें रफली दिख रहा होगा तो तुम तो कह रहे होगे कि विद्युत धारा एक सदिश राशि होती है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। विद्युत धारा में परिमाण भी हो गया 5 एम्पियर और उसकी दिशा भी तुम बता दोगे तो आप तो कह दोगे सदिश राशि होती है, जबकि ऐसा नहीं है। सदिशों की जो दिशा होती है वो निश्चित दिशा होती है। पहली बात, सदिश की दिशा बदल दोगे तो सदिश बदल गया। आप वेक्टर ए लिख रहे हो ऐसे करके कि ये वेक्टर ए है, किसी भी सदिश को एरो के निशान से प्रदर्शित करते हैं, और एरो की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को, और एरो हेड का जो साइन होता है वो उसकी दिशा को बताता है। लेकिन अगर आपने उसको मोड़ दिया, इसका मतलब अब वो सदिश नहीं रहा है जो पहले था। बात समझिए कि नहीं? यानी सदिश बदल गया। जबकि विद्युत धारा क्या होती है, घरों में वायरिंग कर रहे हैं हम, और घरों में वायरिंग कर रहे हैं या हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो तार को पता नहीं कितनी बार मोड़ते हैं हम, और कहो तो तार में गांठ लगा दो, लेकिन विद्युत धारा के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सदिश राशि नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित नहीं है, पर्टिकुलर दिशा नहीं है। जैसे आपने कह दिया कि पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ नहीं है भाई। आपने तो क्या कर दिया, तार को मोड़ दिया। अब आप बस ये कह रहे हो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूमता हुआ चल रहा है फिर उसमें। इसका मतलब दिशा उसकी निश्चित नहीं होती है, समझ गए ना? जबकि सदिशों की दिशा निश्चित होती है। पहली बात तो आप ये कह सकते हो। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि अगर कोई सदिश है तो वो सदिश योग के नियम का पालन करेगा। सदिश है तो सदिश योग के नियम का पालन करेगा, और अदिश है तो अदिशों की तरह जोड़ा जाएगा। भाई अदिश है तो 3 और 4 7, लेकिन सदिश है तो 3 और 4 हमेशा साथ नहीं होता है। वो तो फिर डिपेंड करेगा उनके बीच के कोण पर। अगर आप दो सदिशों को 3 और 4 ले रहे हो और 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ोगे तो उसका जो परिमाण निकल के आएगा वो 5 आएगा। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा था वहां r में a² + b² + 2ab cos थीटा। आप उससे r के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा, इस वाले फॉर्मूले से उसका परिमाण निकालते हो सदिश का। इसका मतलब ये है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सदिश होगी तो वो सदिश योग के नियम का पालन करेगी, और अगर सदिश नहीं है तो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगी। अगर हम एक एग्जांपल ले लें,
मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एक तार ले लिया, इस तार में विद्युत धारा आ रही है 3 एम्पियर, और एक दूसरा तार ले लिया, इसमें विद्युत धारा आ रही है 4 एम्पियर, और इन दोनों तारों को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ दिया, और फिर इसका एक रेजिस्टेंट तार जा रहा है। अगर प्रैक्टिकली उस तार में देखें तो विद्युत धारा पाई जाती है 7 एम्पियर, जबकि दो तार 3 एम्पियर और 4 एम्पियर के अगर 90 डिग्री पे जोड़ते तो उसके अंदर रेजिस्टेंट तार में धारा कितनी मिलनी चाहिए थी? 5 एम्पियर। इसका मतलब उस अदिश योगफल के नियम का पालन कर रही है भाई। 3 और 4 7, तो ये तो अदिशों का योग है ना, ये सदिश का योग नहीं है। तो आप क्लियर कह सकते हो कि विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए आप उसको सदिश राशि नहीं कह सकते, बल्कि हमारी विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इस तरह से अब हमारी विद्युत धारा हो गई। विद्युत धारा में नॉर्मल विद्युत धारा की बात कर ली हमने, औसत की बात कर ली हमने, तात्क्षणिक की बात कर ली, विद्युत धारा की मात्रक की बात आपने कर ली, विद्युत धारा की विमा की बात आपने कर ली, विद्युत धारा की दिशा की बात आपने कर ली, विद्युत धारा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से आपने जोड़ के दिखा दिया, वो सदिश है या अदिश है, वो चीज आपने क्लियर कर दी। तो इस तरह से विद्युत धारा वाला हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। हाँ, एक चीज और आप समझ सकते हो कि भाई विद्युत धारा को किससे मेजर किया जाता है। देखिए तीन एप्लीकेशनों की बात आएगी, उसको आगे चल के और हम डिटेल में करेंगे। एक धारा मापी, हिंदी में, अंग्रेजी में तो गैल्वेनोमीटर कहते हैं उसको। एक आएगा आपके पास धारा मापी, दूसरा होगा अमीटर, और तीसरा होगा वोल्ट मीटर। इन तीनों की जरूरत पड़ने वाली है आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे, तीनों की जरूरत पड़ने वाली है। अब पहले वाले का नाम हिंदी में लगता है धारा मापी, बच्चा समझता धारा को मापने वाला, जबकि ऐसा नहीं। धारा मापी कभी भी धारा को मेजर नहीं करता, केवल धारा को डिटेक्ट करता है, यानी वो परिपथ में केवल पता लगाता है कि धारा है या नहीं है, और ये भी पता लगा लेता है कि किस दिशा में है। अगर आप धारा को मापना चाहते हो, उसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो वो काम है किसका? अमीटर का। और वोल्टता को नापना चाहते हो तो वो काम है वोल्ट मीटर का। और वास्तव में अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों बनाए जाते हैं धारा मापी से। धारा मापी से ही अगर धारा मापी के साथ में अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दे तो अमीटर बन जाता है, और उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो वोल्ट मीटर बन जाता है, जो कि मैं तुम्हें 4th चैप्टर में जाकर के पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हो कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। अगर हमारी विद्युत धारा ज्यादा है तो नॉर्मल अमीटर, और अगर विद्युत धारा छोटी है तो मिली अमीटर। मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर के ऑर्डर की, और अगर बहुत छोटी है तो माइक्रोमीटर 10⁻⁶ एम्पियर की। ठीक है।